हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हमने एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर रखा है। स्टिच भाग 1 है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अभी हमारा जो स्टिच भाग 2 है यानी 10वीं क्लास की वो हमारी चली हुई है और उसका हम एक पाठ नेताजी का चश्मा कर चुके हैं। आज हम दूसरा पाठ है उसको करेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी और इनका एक रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत के नाम से, उसको पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने हिंदी साहित्य को कंप्लीट करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर HTET TGT PGT के नाम से क्या है हिंदी साहित्य की एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आप हिंदी साहित्य को अच्छे से PYQ के साथ कवर कर सकते हैं। और अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन करके उसकी पूरी जानकारी क्या है प्राप्त कर सकते हैं आप वहाँ पर मैसेज करके टेलीग्राम पर। तो फिर चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र बाल गोविंद भगत। पहले हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन जो है बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों से बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका जो देहावसान है वो सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का क्या है संपादन किया, जिनमें से तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पत्र पत्रिकाएं भी हमारी पूछी जाती हैं। तो इनकी रामवृक्ष बेनीपुरी ने किन किन में काम किया है? तरुण भारत, किसान मित्र, बाल, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। गद्य की विविध विधाओं में उनके क्या है लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में क्या है प्रकाशित है। इनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण क्या है पड़ाव है। पतितों के देश में ये उपन्यास है। देखिए, आपको इनकी रचना के साथ साथ इसकी विधा भी याद होनी चाहिए। पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी का क्या है उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेखा चित्र है। इसमें 12 रेखा चित्र दिए गए हैं जो हमारी माटी की मूर्त है। उनमें से एक आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। पैरों में पंख बांधकर ये एक यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें ये क्या है संस्मरण है रामवृक्ष बेनीपुरी का। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप क्या है व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर कहा जाता है। किनको? रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। और देखिए, कलम का जादूगर नाम से एक जीवनी भी है, वो प्रेमचंद की है। आप याद रखेंगे कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को। और अगर जीवनी आती है तो वो हमारी किसकी होगी? प्रेमचंद जी की होगी। आगे है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या फिर बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी क्या है प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता ये है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब हम पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत, जो हमारा क्या है रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी का। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे थे? मंझोले कद के थे और क्या थे? गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी, जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही क्या है जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी जब जाड़ा आता। एक काली कमली क्या है ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी
अब हम पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत। ये क्या है? रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी का। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे थे? गोरे चिट्टे थे, मंझोले कद के थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी, जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा क्या है, सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में क्या है, कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही क्या है, औरतों के टीके की तरह शुरू होता था और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहस्थी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को क्या है, तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। और बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में क्या है, खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे। कबीर को क्या है, साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते। कई बार ऐसे पूछ लिया जाएगा कि किसके गीतों को जो है बाल गोविंद भगत गाते थे, तो कबीर के। इसमें सूरदास दे दिया जाएगा या कोई और नाम दे दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है कबीर दास के क्या है, वो गीतों को गाते रहते थे। उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी में क्या है खामखा झगड़ा मोल लेते थे किसी से, और किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे क्या है व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ क्या है, साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर में क्या है, घर से कितना 4 कोस दूर था। याद रखना, साहब का जो दरबार था वो कितने कोस दूर था, 4 कोस दूर था उनके घर से। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता था उसे क्या है वापस घर ले आते और उसी में क्या है गुजर चलाते थे। यानी जो भी अनाज होता था उसको सिर पर लाद कर कहाँ ले जाते, दरबार में, और बाद में जो प्रसाद रूप में उनको मिलता था उसी में क्या है अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को क्या है मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते थे। आषाढ़ की रिमझिम, कब की? आषाढ़ की रिमझिम। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे और क्या है औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। एक सेकंड, कहाँ गए? आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक सवर तरंग झनकार सी क्या है उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर क्या है चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेंढ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर क्या है ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां क्या है एक अजीब
क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ अभी थोड़ी ही क्या है देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीतों को अपने कोलाहल से में क्या है डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पिया चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में क्या है उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात यानी अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे अब सारा संसार निशब्दता से में क्या है सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ। देखिए, आषाढ़ आ गया, भादो आ गया, कार्तिक आ गया, तीनों महीनों का वर्णन है। आगे और भी होगा तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से महीने का वर्णन नहीं है, तो हमें बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को पढ़ना होगा। तो कार्तिक आया नहीं था कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक क्या है चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते गांव से क्या 2 मील दूर। देखिए, जो साहिब का दरबार था वो कितना था 4 कोस दूर, और ये गांव से जो नदी है वो कितने कोस दूर है। न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते और गांव से जो क्या था 2 मील दूर था। आपसे पूछा जाएगा कि जो नदी थी वो कितने मील दूर थी, तो 2 मील दूर थी। और जो हमारा साहिब का दरबार था वो 4 कोस था, हमने पीछे पढ़ा है। एक एक चीज़ को क्या है आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना होगा, तभी आप क्या है जो एनसीईआरटी से लाइन दी जाएंगी उनके उत्तर आप निकाल पाएंगे। आगे है, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर की पोखर के ऊंचे बिंडे पर अपनी खंजरी क्या है ले जा बैठते और अपने गाने क्या है टेरने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला था, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी क्या है उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया था। अभी क्या है आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूर्व में लोही क्या है लग गई थी कि जिसकी लालिमा को शुक्र तारा जो है वो बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब क्या है सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवर्त मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक क्या है कुश की चटाई पर पूर्व मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी से क्या है खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह में शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने क्या है सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से क्या है नीचे सरक रही थी। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में उनके मस्तक में के श्रम बिंदु जब तब क्या है चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी जो संजा है कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी क्या है जुट जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की क्या है भरमार को हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेम मंडली उसे क्या है दोहराती तिरहाती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ क्या है श्रोताओं के मन भी क्या है ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में से खंजड़ी जो है वो क्या
के लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही क्या है सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ही क्या है ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष क्या है उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही क्या है ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के क्या है ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साद से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही क्या है सुभग और क्या है सुशील मिली थी। पतोहू यानी उनके बेटे की जो बहू है उसे पतोहू कहा गया है। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर क्या है भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत है, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान क्या है खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल वश उनके क्या है घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े में क्या है ढांक रखा है, एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। फिर क्या है वह कुछ फूल तो हमेशा ही क्या है रोपते रहते हैं। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर क्या है बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने पर एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही क्या है आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना सवर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते हैं और रोने के बदले क्या है उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है और कौन सी बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास को हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया और पतोहू से भी क्या है पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी आगे है, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पतोहू के भाई को बुलाकर उसने उसके साथ क्या है कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इसी घर को क्या है छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की जो मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना सत्य समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर क्या है गंगा थी। गंगा कितने कोस पर थी? 30 कोस पर। साधु को संभल लेने का क्या हक है और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से ही खाकर चलते तो फिर घर लौटकर ही खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते और गाते। जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह क्या है मस्ती से रहते थे। फिर क्या है अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ क्या है सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों क्या है जुन गीत, स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी देखना दिन क्या है झीझने लगे।
लोगों ने नहाने धोने से क्या है मना किया, आराम करने को कहा किंतु हंसकर टाल देते थे। फिर उसी दिन संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता है जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद जो है भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। तो ये थी हमारा रेखा चित्र बाल गोविंद भगत का। आगे का पाठ हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आई तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।